किसान भाइयों नमस्कार। आज होली का पर्व है। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अब कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचार हैं: गेहूं की नई प्रजाति, जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा, आलू बेल्ट के किसान निराश, किसानों को मिलेगी मदद, मिलावटी दूध पर लगेगी लगाम। किसान भाइयों, अब कृषि समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह एक खुशखबरी है कि इस साल जब वे रबी की सीजन में गेहूं की बुवाई करेंगे तो उन्हें गेहूं की 3 नई प्रजातियां मिलेंगी। इलाहाबाद के सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के कृषि विशेषज्ञों ने AAIW8, AAIW4 और AAIW7 नामक गेहूं के बीजों को 5 साल के लंबे अनुसंधान के बाद विकसित किया है। रासायनिक खाद के असंतुलित प्रयोग से मिट्टी की सेहत दिनों दिन खराब हो रही है। इससे खेतों की उत्पादन क्षमता तो प्रभावित हो ही रही है, लोगों की सेहत पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जैविक खेती कराए जाने का फैसला लिया है। वैसे तो पिछले दिनों हुई बारिश ने प्रदेश के सभी किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, लेकिन आलू उत्पादक जिले जैसे आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद जिलों के आलू का उत्पादन करने वाले किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस समय बहुत से किसानों ने आलू की खुदाई के लिए पौधे काट दिए थे। इससे पानी भूमि के अंदर चला गया। इसका नतीजा यह होगा कि आलू का एक हिस्सा हरा हो जाएगा, आलू का टिकाऊपन भी कम होगा, आलू किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों हुई असमय बारिश और ओलावृष्टि से हुई क्षति पर किसानों को मदद दिए जाने का ऐलान किया है। स्वयं मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस नुकसान का सर्वेक्षण और आकलन कराकर किसानों को तत्काल सहायता दी जाए। वहीं उत्तर प्रदेश बीमा निदेशालय ने भी प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन सभी किसानों की सूची बनाकर निदेशालय को प्रेषित करें जिनकी बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई है। मिलावटी दूध पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन सुझाने के इरादे से किया गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब दुग्ध उत्पादन में आगे हैं। इन प्रदेशों में मिलावटी दूध का काम भी बहुत होता है। कानूनी तौर पर मिलावटी दूध का व्यापार करने वालों को 6 महीने की कैद की सजा का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा गठित समिति दूध में मिलावटी कारोबार करने वालों के प्रति कुछ कड़े फैसले ले सकती है। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भाव की। गेहूं आगरा मंडी में 1580 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 1480 रुपए और बहराइच मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल आगरा मंडी में 2020 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1910 रुपए, बहराइच की मंडी में 2080 रुपए और बरेली मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना आगरा मंडी में 3520 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 3650 रुपए, बहराइच मंडी में 3675 रुपए और बरेली मंडी में 3440 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। मक्का आगरा मंडी में 1275 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 1300 रुपए, बहराइच मंडी में 1400 रुपए और बरेली की मंडी में 1425 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। तिलहन में सरसों आगरा मंडी में 3500 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 3480 रुपए, बहराइच मंडी में 3300 रुपए और बरेली मंडी में 3450 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। गुड़ का भाव आगरा मंडी में 2640 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 2710 रुपए, बहराइच मंडी में 3140 रुपए और बरेली मंडी में 2830 रुपए प्रति कुंतल के भाव बिका। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख सब्जियों के मंडी भाव की। आलू आगरा मंडी में 590 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 560 रुपए, बहराइच मंडी में 575 रुपए और बरेली मंडी में 500 रुपए प्रति कुंतल के भाव बिका।
प्याज आगरा मंडी में 1,670 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 1,650 रुपए, बहराइच मंडी में 1,385 रुपए और बरेली मंडी में 1,350 रुपए प्रति कुंतल के भाव बिका। बैगन आगरा मंडी में 1,110 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 920 रुपए, बहराइच मंडी में 900 रुपए और बरेली मंडी में 625 रुपए प्रति कुंतल के भाव बिका। टमाटर आगरा मंडी में 1,050 रुपए, बहराइच मंडी में 980 रुपए और बरेली मंडी में 1,100 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। सेब आगरा मंडी में 6,250 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 6,000 रुपए, बहराइच मंडी में 4,780 रुपए और बरेली मंडी में 4,800 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। केला आगरा मंडी में 2,020 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 1,760 रुपए, बहराइच मंडी में 1,675 रुपए और बरेली मंडी में 2,225 रुपए प्रति कुंतल के भाव बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1,000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1,000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। होली की पावन बेला में प्रेम और सौहार्द बढ़े, कभी न फीका पड़े रंग जो आत्मीयता के साथ चढ़े। कड़वाहट मिट जाए सारी होली के पकवानों से और भावुकता से गले मिले जब सजल खूब यूं प्यार बढ़े। होली की पावन बेला में प्रेम और सौहार्द बढ़े। होली के पावन पर्व पर दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए मैं सुनील कांत मिश्र कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है कृषि में सामायिक कार्य
और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर सिंह राठौर। डॉक्टर साहब, होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें, हम आपको बता दें कि हमारी सभी फोन लाइनें खुल चुकी हैं। आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर है 0522-22-88-698। दूसरा नंबर है 0522-22-05756 और एक टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें 1800-180-5233। बहनों भाइयों, जब भी आप हमें फोन करें तो अपनी टीवी की आवाज जरूर धीमी कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। तो आइए रुख करते हैं अपने विषय की ओर, जानकारी प्राप्त करते हैं कृषि में सामयिक कार्य के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय हमारे किसान भाइयों को सामयिक कार्य करते समय कौन कौन से बिंदु ध्यान में रखने हैं? देखिए, एक तो आपने होली की सभी को शुभकामनाएं दी। निश्चित रूप से हमारे सभी किसान भाई और जो दर्शक हैं, मैं अपनी ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जहाँ तक आपने कहा कि इस समय क्या क्या बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है किसान भाइयों को, ये बड़ा थोड़ा सा मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया और पिछले सप्ताह पानी बरसने से हमारी खेती को बहुत नुकसान हुआ है। और विशेष रूप से जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं, जो कि बिल्कुल किसान देख रहे थे कि अब आने वाली हैं, और उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को भी गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है, लेकिन विशेष रूप से तिलहन और दलहन वाली फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब जहां तक दलहन और तिलहन की बात है, तो अब तो जो भी है हमें अपने घर ही लाने की बात है। जहां तक जो मुख्य फसल प्रदेश की है वो गेहूं की फसल है, और गेहूं की फसल में भी जिन किसान भाइयों ने हमारे समय से बुवाई कर ली थी, तो उनकी तो फसल अब तैयार होने पे है और इस महीने के अंत तक और मध्य मार्च के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो अब उनको तो अपना काटने की ही बात है। जो किसान भाई किसी कारणों से बुवाई में विलंब कर लिए होंगे और दिसंबर के आखिरी में, और कुछ किसान भाइयों ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी बुवाई, तो उनकी फसल जरूर अभी जो है खेत में रहेगी, कुछ दिनों तक के लिए रहेगी। उन किसान भाइयों को जरूर हम ये कहना चाहूंगे कि अभी तो देखो पानी बरसा है, तो कहीं सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मौसम साफ हो जाता है, और उम्मीद ये है कि 1-2 दिन अभी और ऐसा रहेगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा, तो जो दूधिया अवस्था आती है उस समय पे किसी भी प्रकार से नमी की कमी न होने देगा। क्योंकि अगर नमी की कमी हो जाती है तो जो दाना होता है वो दाना पतला रह जाता है, और उससे जो है हमारी जो पैदावार है। किसान भाई हमारे फोन लाइन पर हैं, अखिलेश यादव जी जौनपुर से। हेलो। हाँ सर। हाँ जी अखिलेश जी। सर, हम पूछना चाहेंगे कि जो अभी बारिश हुई है, क्या इससे धनिया जो बोई हुई थी इस पे कोई प्रभाव पड़ा है क्या? देखिए, जो प्रभाव तो सभी पे, और ये जानना चाह रहे हैं धनिया के भी, तो प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा है। धनिया भी जो एक ये होता है कि हरी धनिया के लिए लीजिए तो उतना तो जो है उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन जो धनिया फसल के रूप में काटते हैं, हरी धनिया के रूप में नहीं उपयोग करते हैं, तो उस फसल पर प्रभाव पड़ा है। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारे किसान भाई अब उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, जहां तक जो बरसात से जो प्रभाव होने थे उसको तो हम कोई कमी उसका निजात नहीं पा सकते हैं। और जो एक ये होता है कि जो गेहूं गिर गया है, कई बार हो सकता है कुछ किसान भाई पूछें भी कि साहब गेहूं गिर गया है, अब उसके लिए उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ दिन में जब मौसम साफ हो जाता है तो अपने आप ही वो फसल खड़ी हो जाएगी। एक चीज का जरूर ध्यान रखने की, जिनके किसान भाइयों ने समय से बो दी थी और उनका गेहूं गिर गया, जब गिर जाता है तो खेत में चूहे जरूर जो है, एक तो ये कि फसल हमारी जो है बरसात से प्रभावित हुई, और दूसरा चूहों का ऐसी स्थिति में प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चूहे किसी एक किसान अगर सोचे कि हम अपने खेत में उसको रखवाली कर लें या उसके बचाव को उपाय कर लें, तो वो संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए ये कहा जाता है कि चूहों के बचाव के लिए एक अभियान के रूप में चलाने की आवश्यकता होती है। गांव का पूरा दर्शक हमारे फोन लाइन पर हैं, राम खिलावन जी लखनऊ से। हेलो। हेलो जी सर। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, ये गेहूं अभी सर छोटा है और ये थोड़ा सा गिर भी गया है।
नहीं, छोटे से आपका क्या मतलब है, कब बुआई की थी? अरे सर ये इतना ज्यादा छोटा भी नहीं है, ये वही करीबन जो है दिसंबर में किए थे। चलिए ठीक है। देखिए, जहाँ तक इन्होंने वही वाली बात की कि गिर भी गया है, तो गिर गया है वो कुछ दिन में जहाँ मौसम साफ होगा तो वो अपने आप वो नहीं, वो संभावना नहीं, उठ ही जाएगा। जी। संभावना की कोई बात ही नहीं है, वो उठ जाएगा, उसमें कोई तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब देखिए बाल आ जाती है तो थोड़ा सा भीगने से भारी हो जाता है तो झुक जाता है, तो ये स्वाभाविक है और उसमें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है कि झुक गया है। और ये जरूर है कि जो इन्होंने कहा कि अभी छोटा ही है, तो इनकी बुआई जैसे ये कह रहे थे कि दिसंबर में बोया था, तो जो दिसंबर की बुआई है अभी इनकी जो फसल है वो खेत में रहेगी। और ये जरूर है कि इनको मार्च 20 के आसपास जरा देखें कि नमी की कमी होती है तो हल्की सिंचाई करें, वो सिंचाई करें शाम के टाइम करें जब हवा न चले। एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर हैं, सतीश शर्मा जी। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सतीश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ की जो नीचे की पत्तियां जी, यहाँ की जो नीचे की पत्तियां जी, हाँ, वो पीली पड़ी हुई है जी। किस चीज की पत्तियां? तो वो किस कारण से पीली पड़ी है जी? वो किस फसल की बात कर रहे हैं आप? गेहूं की पत्ती। गेहूं की। अच्छा, गेहूं की। देखिए, ये गेहूं की फसल में अगर आज कह रहे हैं कि पीली जी, ये क्या विलंब से गेहूं बोया था आपने? बहुत ज्यादा संपर्क कर गया है डॉक्टर साहब जी। देखिए, गेहूं में अगर पीलेपन की जो समस्या आती है, अक्सर ये होता है कि या तो नत्रजन तत्व जो होता है उसकी कमी हो गई है, तभी वो आती है। और हमें ऐसा लग रहा है कि इनकी फसल की बुवाई विलंब से हुई है। अच्छा। और अभी भी जो है जैसे पानी हुआ तो जो है जो ये वो कह रहे हैं, उसके लिए अगर हम लोग ये कहते हैं कि पहली सिंचाई के बाद जो है नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग करें, और दूसरी टॉप ड्रेसिंग हम दूसरी सिंचाई की बात करते हैं। जी। और जो पीलापन आ रहा है, एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर है, नंद स्वरूप जी बाराबंकी से। हेलो जी, नंद स्वरूप जी बताइए, आप तो बहुत नियमित हमारे कार्यक्रम के श्रोता हैं। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद नंद स्वरूप जी, आपको भी होली की शुभकामनाएं जी। और दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ, हमारे पास मसूर की फसल है, उसमें क्यों पानी तो लगाया नहीं, बेमौसम बरसात होती रही और फिर 9 मार्च को फिर पानी का बताया गया कि फिर बरसेगा, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मसूर काटने के बाद हमको अगली फसल लेनी होती है, तो जैसे इस समय गोबर की खाद बहुत कम मात्रा में मिल पाती जानवर की, तो हमें कौन सी खाद डाल करके फिर मेंथा लेना चाहिए जिससे जो है मेरा नुकसान न होने पाए आने वाले दिनों में? देखिए, जहाँ तक मसूर की फसल का है नुकसान का, हम सभी किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि अब चने, मसूर और मटर जो हमारी दलहनी फसलें हैं, अब इनमें किसी प्रकार के कोई हम ये कहें कि फला चीज डाल दीजिए तो उसका जो है निदान हो जाएगा, अब कुछ होना नहीं। तो इसीलिए इन फसलों को तो अब काट करके अपने घर पे ही लाने की। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अब उसको काटने के बाद हम कौन सी फसल लगाएं, और इनकी एक समस्या ये भी है कि हमारे पास अब जो है देसी खाद की कमी है। अब देसी खाद की कमी है, देखिए तत्व तो देने ही है, खाद तो देने ही, खाना देने ही है, अगर देसी नहीं है तो जो है आपको रासायनिक उर्वरकों की तरफ जाना पड़ेगा। ये मेंथा की फसल लेने की बात करते हैं, मेंथा की फसल लें, लेकिन जो बाराबंकी है बहुत नजदीक है, बाराबंकी में मेंथा काफी प्रसिद्ध है, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन देखो, कम पानी की फसलों पे अब जाना चाहिए, जैसे गर्मी में मक्का की काफी वो हो गई। एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर हैं, संजय जी। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, होली की सब शुभकामनाओं के साथ नमस्ते आप लोगों को। धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। जी सर, क्या जानना चाहते हैं संजय जी आप? सर, चने की जो फसल है ना, वो मतलब जो कीटाणु लग जाते हैं उसमें बाल वाला टाइप खेदा हो जाती है। देखिए, अब एक तो हम ये कह रहे हैं कि अब चने की फसल में कीड़ा लगता है, थोड़ा सा और पहले की होती तो हम रसायन भी इनको बताते, और अब जो है चूंकि फसल कटने की तरफ है, तो आर्थिक दृष्टि से कि भाई देखो, अगर 1 रुपए आप लगा रहे हैं और उसके बदले में 2 रुपए कम से कम मिले तब तो ठीक है, हम आपका खर्च कराएं। और 1 रुपए में जो है अगर आपको 12 ही लाभ होना जा रहा है तो उससे कोई। अब आज की तिथि में क्योंकि जो चना है, चना तो बिल्कुल
कटने की स्थिति में है, तैयारी में है, तो मेरा सुझाव तो ये होगा कि भाई देखिए आप उसमें दवाई और वो सब डालने के बजाय आप अपनी चना की फसल लीजिए। और जो है हम जो नंद स्वरूप जी की बात पे कह रहे थे कि मेहनता इस क्षेत्र में काफी हो गया है और अब ऐसी फसलों की आवश्यकता है जो कम पानी चाहती हूँ। और जो मक्का है, लखनऊ उनके पास में है, मक्का की जो स्वीट कॉर्न वाली जो प्रजातियां हैं उनका प्रयोग करें। जो पूसा अगेती शंकर मक्का 2 है, प्रकाश है। राजेंद्र कुमार जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ सर, वो मिर्चा खेती करते हैं हम जी, और उसमें जो है कि जड़ सूख जाती है और उगल जाता है। देखिए ये जो जड़ सूखने की आप बात कर रहे हैं, ज्यादातर ये होता है कि सूखा बिल्ट एक वो कहते हैं रोग हो जाता है। और इस तरह के उसमें अब जब खेती कर ली है तो यही कहा जाता है कि जो प्रभावित पौधे हैं उनको पूरा जड़ सहित निकाल के और जला दें या कहीं गाड़ दें, उनको खत्म कर दें। इनको चाहिए ये कि ये देखो इनके खेत में बिल्ट की समस्या है, तो जब शुरुआत में एक तो प्रजातियां भी आजकल ऐसी आने लगी हैं कि जिनमें इन बीमारियों की कमी होती है, और उपचार भी बुवाई के पहले या जो उसकी मिर्ची की पौध लगा रहे हैं खेत में उसके पहले इनको करने की आवश्यकता होगी। तो अब इस समय पे तो ये है कि जो प्रभावित पौधे हैं उनको निकाले, जिससे जो ज्यादा खेत में वो चीज फैले नहीं और दूसरे पौधे। तो दवाओं का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता? नहीं, अब देखिए अगर ये जो बिल्ट होती है, बिल्ट में दवाइयों का ज्यादा प्रभाव होता नहीं है क्योंकि वो जमीन से वो होता है, तो इसीलिए जो प्रभावित पौधे हैं उनको लेकर के इनको नष्ट कर दें। वो डॉक्टर साहब गोरखपुर से राम मदन जी फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, राम मदन जी बताएं। सर हम हमारे पत्ती है गेहूं का। आप अपनी टीवी की आवाज धीमी कर लें राम मदन जी। गेहूं की पत्तियां जो भूरी हो जा रही है सर। नहीं, नीचे की तरफ। हाँ सर, नीचे की तरफ। क्या उस पे जो है क्या जो सफेद फफूंद सी जम जा रही है? हाँ सर। हैं? हाँ, सफेद फफूंद सी। देखिए अभी जो है ये मौसम थोड़ा सा बीच में गड़बड़ रहा, इसीलिए वो रहा। इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मौसम साफ हो रहा है, वो अपने आप ही गेहूं में हालांकि में उस रोग की ज्यादा समस्या होती नहीं है, लेकिन चूंकि मौसम पिछले सप्ताह गड़बड़ हुआ इसीलिए ऐसा हुआ है। इनको आप केमिकल और उसमें कोई हम ऐसा सुझाव नहीं देना चाहेंगे कि उसको डालें और उससे जो है उतना लाभ भी इनको नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब उड़द और मूंग में क्या करना है? दूसरा अब जो है जो कि भाई रबी की फसलें तो खेत में हैं, अब उनमें बहुत ज्यादा कुछ करने की संभावना नहीं है। जो गेहूं की हम लोग बात कर रहे थे, मूंग की बुआई का ये समय है। किसान भाई जो भी इनको अच्छा बीज मिले ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी प्रजातियां हैं, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय की भी, नरेंद्र विश्वविद्यालय की भी, जनप्रिया है, मालविया है, बहुत सारी प्रजातियां हैं। लेकिन बीज जो है अच्छे स्रोत से लें, क्योंकि बीज अगर आपका खराब लेंगे तो आपको जब फसल बो भी देते हैं और उसके बाद तमाम रोग और बीमारियों की समस्या आती है। तो मेरा सुझाव किसान भाइयों से होगा कि जो है बीज का प्रमाणिक बीज का उपयोग करें। डॉक्टर साहब आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हमें सामयिक कार्य करने हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।